नोट्स बंद करो। कॉर्निया की लेयर पढ़ी क्या सबने? पढ़ी क्या? बोलो। जोर से सगळ्यांनी मिळून सांगा। बोलो। कॉर्नियल एपिथेलियम, ओके ओके। हाँ, अभी कल अपन ने आउटर फाइब्रस कोट पढ़ा था। आउटर फाइब्रस कोट में स्क्लेरा एंड कॉर्निया बताया था। स्क्लेरा एंड कॉर्निया का मोस्ट ऑफ द पार्ट अवस्कुलर रहता, ये भी मैंने बताया था। तो आपका सबका एक क्वेश्चन होना चाहिए था कल कि सर स्क्लेरा एंड कॉर्निया का मेजर पार्ट अवस्कुलर रहता है तो उसको नरिशमेंट कौन करता है, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए था। लेकिन आपको तो कभी क्वेश्चन आते नहीं। ओके, अब आपका आउटर फाइब्रस कोट हो गया। अभी आपको मिडल वस्कुलर कोट पढ़ना है। मिडल वस्कुलर कोट में डायग्राम पहले अच्छी तरीके से देख लो। मिडल वस्कुलर कोट में वर्ड में ही आपको एक चीज दिखती है। वस्कुलर मतलब ये पूरी ब्लड वेसल से बनी हुई है। इसमें मैंने कल जितना भी ब्लैक कलर से निकाल के बताया था वो पूरा का पूरा आउटर फाइब्रस कोट था। मैंने आपको बताया भी था कि जितना भी ब्लैक कलर से बोर्ड पे लिखूंगा मैं वो सब का सब आउटर फाइब्रस कोट होएगा। तो ये डबल लेयर निकालेंगे मतलब आपको सब चीजें उसमें की समझ में आ जाएगी। ये ब्लैक कलर से निकाला आउटर फाइब्रस कोट। इसमें सामने का जो पार्ट है वो स्क्लेरा ही है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहता, इसलिए उसको अपन कॉर्निया बोलते हैं। बाकी पीछे का स्क्लेरा ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। तो ये जो भी पार्ट मैंने निकाला ये आपका स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन है। ये आउटर फाइब्रस कोट है, ये वाला। ये ट्रांसपेरेंट पार्ट जो होता है स्क्लेरा का, इसको कॉर्निया बोलते हैं। ये अपना टॉपिक हो चुका है। अब इसके बाद यहां से आपका मिडल वस्कुलर कोट दिखेगा। पीछे का पार्ट जो होता है मिडल वस्कुलर कोट का, वो पार्ट को बोलते हैं कोरॉइड। कट सेक्शन में ये जो ट्रायंगुलर पार्ट निकाला इसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी। और सामने के साइड में जो सर्कुलर कर्टन होती है, वो जो सर्कुलर कर्टन है इसको बोलते हैं आइरिस। ये कॉर्निया है, ये आइरिस है। मतलब ये जो एंगल है आइरिडियो कॉर्नियल एंगल, इसका नाम है आइरिडियो कॉर्नियल एंगल। ओके, एंटेरियर सर्कुलर कर्टन। पहले तो एक आप चीज समझ लो कि ये आँखी जब मैं आपको पढ़ा रहा, ये आईबॉल आपको पढ़ा रहा, ये आपको कट करके पढ़ा रहा। आप आँखी को ऐसा काटने के बाद ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब पूरी आँखी में आपको ये स्क्लेरा भी पूरा गोल दिखेगा, ये कोरॉइड भी पूरा गोल दिखेगा। तो ये सिलियरी बॉडी भी पूरी ऐसी थिकेस्ट पार्ट जो है वो पूरा गोल दिखेगा। समझा? ये कट सेक्शन में बताया।
तो अभी आपका टॉपिक है मिडल वस्कुलर कोट। आज सब लेबलिंग लाल कलर से आएंगे। मिडल वस्कुलर कोट, or it is also called as uveal tract। मिडल वस्कुलर कोट और यूवियल ट्रैक्ट में ये तीन चीजें आती है। ये जो पीछे का पार्ट है ये वाला, इसको आपने नाम दिया कोरॉइड। ये अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं और सिंपल है, जो दिखता आपको वही लिखना है। कोरॉइड, ये ब्रेन में भी आपको वर्ड आएगा, कोरॉइड फ्लेक्सस। ब्रेन के लैटरल वेंट्रिकल में कैपिलरीज का नेटवर्क रहता है, जिसमें से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड टपकता है, जो ब्रेन को नरिश करता है, ब्रेन का टॉक्सिन सब एक्सिट करता है और ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। ये लैटिन वर्ड है। कोरॉइड्स मीन्स कैपिलरीज और फ्लेक्सस मीन्स नेटवर्क। वही वर्ड यहां पे आया है। मतलब आपके आईबॉल में जो ब्लड वेसल्स बैठी हुई है, वो ब्लड वेसल्स ने जो लेयर बनाई, इसलिए उसका नाम कोरॉइड रखा है। अब तुमको समझ में आया होगा कि ये जो स्क्लेरा और कॉर्निया है, ये अवस्कुलर क्यों है। इसको ब्लड सप्लाई नहीं है, क्योंकि उसके नीचे पूरी कैपिलरीज की लेयर है। पूरा यहां से उसको नरिशमेंट होते रहेगा। दोनों के बीच में एक स्पेस भी है, उसको हमने बताया था इसके पहले लेक्चर में, सुप्रा कोराइडल स्पेस और लैमिना फस्का। ओके, तो अब तुम यहां से पूरा यहां तक के अगर सोचेंगे तो आपको पहला सेंटेंस तो समझ में आ ही जाएगा कि कोरॉइड इज द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ यूवियल ट्रैक्ट। सिलियरी बॉडी में पहला सेंटेंस आपको समझ में आ गया कि सिलियरी बॉडी इज द मिडल पार्ट ऑफ यूवियल ट्रैक्ट एंड आइरिस इज द एंटेरियर पार्ट ऑफ यूवियल ट्रैक्ट। ये तीनों के एक एक सेंटेंस तो आपको समझ में आ गए। कोरॉइड जब सिलियरी बॉडी में एंड होता है या कंटिन्यू होता है, वहां पे वो थोड़ी सी वेवी मार्जिन बताता है। ये जो वेवी मार्जिन रहती, ये वेवी मार्जिन को ओरा सिरेटा बोलते हैं। ओरा सिरेटा। बाद में कोरॉइड के ऊपर सुप्राकोराइडल स्पेस है और लैमिना फस्का है, जो स्क्लेरा से उसको सेपरेट करता है। और नीचे के साइड में आपको रेटिना होता है, जो रेटिना आपके कोरॉइड को चिपका हुआ होता है। मतलब सुपेरियरली स्पेस है स्क्लेरा के लिए और इंफेरियरली स्पेस नहीं, इंफेरियरली डायरेक्ट रेटिना से अटैच है। यह आपकी रेटिना है। ये नर्वस कोट है, यहां से ये आपकी ऑप्टिक नर्व निकलने वाली है, जो आँखी ने देखा। वो आँखी का मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है, जो लेंस है, वो इसमें हमने निकाला ही नहीं अभी तक के, वो पढ़ाते समय निकालेंगे। अभी सिर्फ लाल कलर का जितना भी, रेड कलर का जितना भी टॉपिक है उसकी तरफ ध्यान दो और एक एक चीज हम लिखते, आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या क्या लिखना है। पहला टॉपिक, कोरॉइड is posterior part of uveal tract. Choroid is the posterior part of uveal tract. Anteriorly, it continue into ciliary body. By producing wavy margin called as ora serrata। दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक, सुपेरियरली कोरॉइड separated from sclera, separated from sclera
बाय सुप्राकोराइडल स्पेस और लैमिना फस्का। Inferiorly it is attached to retina. Inferiorly it is attached to retina. शांति से, कोई भी जल्दी नहीं करना, 4 पॉइंट अच्छी तरीके से गौर कर लो। ओके, अब तुम्हारी जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है, ये जो रेटिना है, रेटिना की 10 लेयर होती है। आउटर पिगमेंटेड लेयर, लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर मॉलिक्यूलर लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर मॉलिक्यूलर लेयर, गैंग्लियोनिक लेयर, नर्व फाइबर लेयर, मतलब नर्व के फाइबर जहां से निकलेंगी वो लेयर। वो जो नर्व फाइबर लेयर से आपकी ऑप्टिक नर्व निकलेगी, ऑप्टिक नर्व इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन। न्यूरॉन में जो साइटॉन होते हैं और एक्सॉन होते हैं, तो एक्सॉन से ही नर्व बनती है। नर्व इज द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, हम आपको ब्रेन में पढ़ाएंगे। तो ये जो नर्व निकलती है, नर्व निकलते समय जब वो नर्व रेटिना से कोरॉइड को पंचर करती है, कोरॉइड से फिर स्क्लेरा को पंचर करती है, वहाँ पे तुम्हारा स्क्लेरा एंड कॉर्निया, स्क्लेरा एंड कोरॉइड, ये दोनों भी एक में को अटैच होते हैं, ये पार्ट। इसलिए मैंने बताया था पेरीफेरी टू द एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व देयर इज ए थिकेस्ट पार्ट ऑफ स्क्लेरा, क्योंकि ऑप्टिक नर्व निकलते समय कोरॉइड और स्क्लेरा दोनों भी चिपक जाते हैं, और जहाँ से तुम्हारी ऑप्टिक नर्व निकलती है स्क्लेरा से, वहाँ पे मैंने बताया था लैमिना क्रिप्रोसा। समझ में आया? इफ द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज इंक्रीजेस देन लैमिना क्रिप्रोसा बल्जेस पोस्टेरियरली टू फॉर्म अ कपिंग ऑफ डिस्क। अभी वो नहीं है, अभी इतना ध्यान में रखना है। दैट इज कोरॉइड अटैच्ड टू स्क्लेरा, कोरॉइड अटैच to sclera, where optic nerve emerges from it। जहां से ऑप्टिक नर्व निकलेगी वहां पे स्क्लेरा और कोरॉइड एक में को चिपकी रहेगी, अदरवाइज पूरे जगहों पे सुप्राकोराइडल स्पेस मिलेगा। ये सुप्राकोराइडल स्पेस है, इसको लैमिना फस्का भी बोलते हैं। सुप्राकोराइडल स्पेस पहले दिन का अच्छे से किया है तो ही दूसरे दिन का समझता है। सुप्राकोराइडल स्पेस और लैमिना फस्का। और आखिरी का टॉपिक है कोरॉइड कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। कोरॉइड में 3 लेयर्स होते हैं। एक आउटर वस्कुलर लेयर जिसमें ब्लड वेसल्स मिलती है, जो ल्यूमेन से बड़ी होती है, मतलब आर्टरियोल जैसी। आउटर वस्कुलर लेयर के बाद में नीचे एकदम बारीक ब्लड वेसल्स मिलती है, मतलब कैपिलरीज मिलती है, इसलिए मिडल कैपिलरीज लेयर। और 3 नंबर का उसके नीचे वाली इनर बेसल लेयर। ये 3 लेयर होती है। बोलो, तीनों भी लेयर बोलो। आउटर वस्कुलर लेयर, मिडल कैपिलरीज लेयर, इनर बेसल लेयर। बोलो, आउटर वस्कुलर लेयर, मिडल कैपिलरीज लेयर, इनर बेसल लेयर। बोलो, आउटर वस्कुलर लेयर, मिडल कैपिलरीज लेयर, इनर बेसल लेयर। ओके, अभी दूसरा टॉपिक है ये वाला, जो कट सेक्शन में ट्रायंगुलर दिखता है, अदरवाइज वो कट सेक्शन में नहीं देखे तो वो आपको थिकेस्ट पार्ट दिखता है। मतलब बीच वाला जो पार्ट है, इसका नाम है सिलियरी बॉडी। अब इसमें आपको क्या क्या लिख सकते हैं आप, जो भी जैसा आपने
कोरॉइड में लिखा वैसा इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। पहला टॉपिक, इट इज द मिडल पार्ट ऑफ यूवियल ट्रैक्ट। इट इज द मिडल पार्ट ऑफ यूवियल ट्रैक्ट। It is the thickest part of uveal tract. On cut section it is triangular. On cut section it is triangular. It consists of two surfaces. It consists of टू सरफेसेस, दो सरफेस है। ये वाला सरफेस पहले गौर करो, ये सरफेस क्लेरा के तरफ दिखता है, इसलिए ये सरफेस को बोलते हैं स्क्लेरल सरफेस। और ये सरफेस से आइरिस निकल रही, इसलिए ये सरफेस को बोलते हैं आइरिडियल सरफेस। स्क्लेरल सरफेस एंड आइरिडियल सरफेस मतलब इट कंसिस्ट ऑफ टू सरफेसेस, स्क्लेरल सरफेस एंड आइरिडियल सरफेस। अब तुम्हारा ये जो सिलियरी बॉडी नाम का पार्ट है, यहां से कुछ सिलियरी मसल्स निकलती है और सिलियरी मसल्स निकल के तुम्हारे आँखी के बीच में का जो स्ट्रक्चर है, बायकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, जो फंक्शनल पार्ट है आई बॉल का, दैट इज लेंस। वो लेंस को पकड़ के रखने के लिए हम ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपको ब्लैक कलर में बताते, ये जो निकली हुई है ये सिलियरी मसल्स है। ये सिलियरी मसल्स लेंस को पूरा एनवलप कर लेती है। मतलब बात ऐसी है कि ये जो लेंस होता है इसको पकड़ के रखने के लिए हेल्प करता है। और उससे भी बड़ी बात, आपका जो आइरिडियल सरफेस है, ये आइरिडियल सरफेस से 70 फाइबर्स निकलते। हमने 3 बताए, ऐसे 70 फाइबर रहते, जिसकी डिस्कवरी ज़ोन्यूल्स नाम के साइंटिस्ट ने की है। इसको बोलते हैं फाइबर ऑफ ज़ोन्यूल्स, फाइबर ऑफ ज़ोन्यूल्स। और ये जो फाइबर ऑफ ज़ोन्यूल्स रहते, इनमें भी सिलियरी मसल्स जो रहती वो अटैच रहती। मतलब तुम्हारी सिलियरी मसल फाइबर ऑफ ज़ोन्यूल को स्ट्रेच करती। स्ट्रेच करने के वजह से जब भी आप आंखी से बारीक चीज देखते हो, तब तुम्हारे लेंस को बराबर ये प्यूपिल के सामने लाके मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज अंदर लेने के लिए वो हेल्प करती है। इसका मतलब ये जो फाइबर ऑफ ज़ोन्यूल्स है, ये फाइबर ऑफ ज़ोन्यूल्स तुम्हारे लेंस के एंटेरियर सरफेस को पकड़ के रखते हैं। ये फाइबर ऑफ ज़ोन्यूल्स तुम्हारे आइडियल सरफेस से निकलते हैं सिलियरी बॉडी के। इसलिए फ्रॉम द आइडियल सरफेस, फ्रॉम iridial surface 70 ciliary processes, 70 ciliary processes are arises and attach to anterior surface of lens। अब ये जो 70 सिलियरी प्रोसेस है, फॉर इमेजिन ऐसा करो, ये हमने फाइबर ऑफ ज़ोन्यूल्स 70 सिलियरी प्रोसेसेस आपको बताए। ये 70 सिलियरी प्रोसेस के अंदर आपको कैपिलरीज का नेटवर्क दिखता है। और ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क रहता, इसमें से जब भी ब्लड बहता है तो वो ब्लड में से आपके आँखी के लिए एक्वियस ह्यूमर नाम का फ्लूइड सीक्रेट होता है। जैसा ब्रेन में भी कैपिलरीज का नेटवर्क मिलेगा जिसको कोरॉइड प्लेक्सस बोलते हैं,
उसमें से जब ब्लड बहता है उसमें से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड टपकता है, जो वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन से बहता है, लैटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में। अपने बॉडी में वैसा ही रहता है, जैसा लैक्रिमल ग्लैंड को ब्लड मिला उसमें से टीयर टपकेगा, सेरेब्रस ग्लैंड को ब्लड मिला उसमें से वैक्स मिलेगा, पैरोटिड ग्लैंड को ब्लड मिला उसमें से पैरोटिड ग्लैंड सलाइवा करके सलाइवा तैयार करके तुम्हारे ओरल कैविटी में देगा। एवरी सिक्रीशन ऑफ बॉडी इज मेड अप ऑफ ब्लड, एवरी सिक्रीशन ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ ब्लड। वो आँखी का टीयर हो, क्या नेजल म्यूकोसा म्यूकस हो, या ओरल कैविटी का सलाइवा हो, या ईयर में का वैक्स हो, आपका स्वेट हो, सिबम हो, आपकी यूरिन हो, या माँ का दूध हो, जो भी कुछ है, ब्रेन का CSF हो, एवरी पार्ट ऑफ द एवरी सिक्रीशन ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ ब्लड। इवन हार्मोन्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ ब्लड। इसीलिए तो ब्लड में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर लोग बोलते हैं यूरिन चेक करो, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि यूरिन तो ब्लड से बनती है, इसलिए प्राइमरी लेवल पे यूरिन तो चेक करो, बाद में अपन ब्लड चेक करेंगे। मतलब तुम्हारे ब्लड का कंटेंट तुम्हारे मोस्ट ऑफ द सिक्रीशन में आता ही है। कोई पेशेंट का सलाइवा चेक करते हैं, कोई पेशेंट का स्पुटम भी चेक करते हैं, कोई पेशेंट का यूरिन चेक करते हैं। इसका मतलब बात ऐसे कि एवरी सिक्रीशन ऑफ बॉडी इज मेड अप ऑफ ब्लड। तो तुम्हारा जो ये पार्ट मैंने बताया सिलियरी बॉडी को दो सरफेसेस है, स्क्लेरल सरफेस एंड आइरिडियल सरफेस। फ्रॉम द आइरिडियल सरफेस 70 सिलियरी प्रोसेसेस आर अराइजेस कॉल्ड एज फाइबर ऑफ जोन्यूल्स। ये अभी आपको लिखना है, मतलब छठवां टॉपिक है from the iridial surface 70 ciliary processes are arises called as fiber of zonules, which contain network of capillaries, which contain network of capillaries, which secrete aqueous humor. अब एक्वियस ह्यूमर अगर ये सिलियरी प्रोसेस के नेटवर्क ऑफ कैपिलरी सिक्रीट करते हैं, उसका काम ही है कि ये यहाँ से सिक्रीट होने के बाद पहले यहाँ पे आएगा, फिर ये गैप में से यहाँ पे जाएगा और अंदर से तुम्हारे कॉर्निया को नरिशमेंट करेगा। अब तुम एक पहले सीधी बात है, अच्छे से समझ लो। ये लेंस है, लेंस बाय कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर होता है। तुम्हारे लेंस के सामने जो आईबॉल का सामने का पार्ट है, उसमें ये जो स्पेस होता है, ये वाला स्पेस, ये स्पेस को बोलते हैं पोस्टेरियर चेंबर। मतलब तुम्हारा एक्वियस ह्यूमर पोस्टेरियर चेंबर में पहले आएगा, फिर आइरिस के बीच में जो यहां पे गैप रहती, जिसमें से आपके लाइट की वेव्स लेंस पे गिरते हैं, द गैप प्रेजेंट बिटवीन टू आइरिडियल फोल्ड को प्यूपिल बोलते हैं, प्यूपिल। और प्यूपिल से पोस्टेरियर चेंबर का जो एक्वियस ह्यूमर है वो एंटेरियर चेंबर में आता है, मतलब ये एंटेरियर चेंबर होता है। और एंटेरियर चेंबर में आपका एक्वियस ह्यूमर स्प्रेड हो गया तो यहां से फिर ये जो आपका आइरिस है और ये कॉर्निया है, इसके बीच में जो एंगल दिखता है, ये एंगल को बोलते आइरिडियो कॉर्नियल एंगल। ये जो एंगल बताया इसको बोलते आइरिडियो कॉर्नियल एंगल। ये आइरिडियो कॉर्नियल एंगल से एक कैनल ओपन होती है, ये हर बच्चे को याद रहने को होना। ये आइरिडियो कॉर्नियल एंगल से एक कैनल निकलती है, वो कैनल को बोलते हैं कैनल ऑफ स्क्लेम, कैनल ऑफ स्क्लेम।
बोलो, कैनल ऑफ स्क्लेम, स्क्लेम, जिसका और भी नाम है साइनोसस वेनोसस स्क्लेरा। बोलो, और कैनल ऑफ स्क्लेम, साइनोसस वेनोसस स्क्लेरा, और कैनल ऑफ स्क्लेम, साइनसस वेनोसस स्क्लेरा, और कैनल ऑफ स्क्लेम। हाँ, और वो कैनल ऑफ स्क्लेम जहां पे अंदर ओपन होती है वहां पे आयरिडियल वेन होती है। ये आयरिडियल वेन होती है, मतलब तुम्हारा फाइबर ऑफ जोन्यूल्स में जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है उसमें से जो फ्लूइड सीक्रेट हुआ उसको एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वियस ह्यूमर में एस्कॉर्बिक एसिड रहता, ग्लूकोज रहता, फ्रुक्टोज रहता, इसलिए वो आपके आईबॉल के हर टॉपिक को नरिश कर सकता। ये आने के बाद में पहले पोस्टेरियर चेंबर में आएगा, पोस्टेरियर चेंबर से एंटेरियर चेंबर में आएगा थ्रू प्यूपिल, और फिर नरिशमेंट हो गया कि ये यहाँ का एक्वियस ह्यूमर आपका आइरिडियो कॉर्नियल जंक्शन से कैनल ऑफ स्क्लेम में जाएगा, और कैनल ऑफ स्क्लेम और साइनसस वेनोसस स्क्लेरा से आपके एंटेरियर आइरिडियल वेन में पहुंच जाएगा, और वो इम्प्योर ब्लड में मिक्स हो जाएगा। अब तुमको एक बात बताता हूं, वो अच्छी तरीके से समझ लो। देखो, ये जो कॉर्निया दिखता ब्लैक कलर से निकाला हुआ, और ये जो दिखा मैंने आगे के पार्ट में जो लाइन बताई रेड कलर की, जो आपका मिडल वास्कुलर कोट का पार्ट है, ये डायग्राम में इनके बीच में इतना स्पेस दिखता, ओरिजिनल बॉडी में ये पूरा चिपका हुआ रहता। अब तुम्हारा कॉर्निया जो है इसको ब्लड सप्लाई नहीं है, मतलब वो अवस्कुलर पार्ट है। तुम्हारे बॉडी में जो भी पार्ट को ब्लड सप्लाई होता है वो पार्ट तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है, क्योंकि आप वार्म ब्लडेड एनिमल हो, लेकिन कॉर्निया को ब्लड सप्लाई नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि जब तुम्हारी सामने से ठंडी हवा लगेगी तो कॉर्निया ठंडा गिरेगा, गर्म हवा लगेगी तो गर्म रहेगा। तो आपका जो ब्लड का बॉडी का टेम्परेचर है वो गर्मियों के दिनों में मेंटेन रहता है, इसलिए आँखी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। लेकिन ठंडकाल के दिनों में बाहर से अगर ठंडी हवा आती है तो तुम्हारा कॉर्निया ठंडा होते गया, कॉर्निया ठंडा होते जाएगा तो फिर बात क्या होगी? कॉर्निया अगर ठंडा हो रहा तो उसको बॉडी टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए उसको गर्मी भी लगेगी, तो फिर सामने से जब ठंडा हवा आते रहेगा उसको गर्म करने के लिए तुम्हारा एक्वियस ह्यूमर ज़्यादा का सीक्रेट होएगा, क्योंकि एक्वियस ह्यूमर ब्लड से बनता है और ब्लड गर्म होता है, मतलब एक्वियस ह्यूमर भी गर्म होता है। आपके आँखी में लैक्रिमल ग्लैंड टीयर भी ज़्यादा सीक्रेट करेगी, वो बात अलग है, मतलब बाहर से गर्मी रखने के लिए आपकी लैक्रिमल ग्लैंड टीयर सीक्रेट करती है, लेकिन अंदर से एयर कंडीशनिंग करने के लिए, अंदर से आईबॉल को गर्मी देने के लिए अंदर भी एक्वियस ह्यूमर ज़्यादा सीक्रेट होता है टू मेंटेन द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ कॉर्निया, बिकॉज कॉर्निया इज अवस्कुलर। इजंट इट सो? यस, इसका मतलब ऐसा है, ये मैकेनिज्म आपने समझ लेना। फाइबर ऑफ जोन्यूल्स में नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज रहते, उनका न्यूट्रिशन करना ये पहला एम रहता, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट तुम्हारे कॉर्निया का टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए सामने से ज़्यादा ठंडी हवा आती है तो अंदर से ज़्यादा एक्वियस ह्यूमर सीक्रेट होएगा। पोस्टेरियर चेंबर में से एंटीरियर चेंबर में आएगा थ्रू प्यूपिल, और अंदर से गर्म एक्वियस ह्यूमर लगाएगा, मतलब सामने से जो ठंडी है वो अंदर से गर्म करके टेम्परेचर को नॉर्मल करेगा। ओके, दैट इज सिलियरी बॉडी आपका टॉपिक है। इट इज द मिडल पार्ट ऑफ यूवियल ट्रैक, इट इज द थिकेस्ट पार्ट ऑफ यूवियल ट्रैक। ऑन कट सेक्शन इट इज ट्रायंगुलर, इट कंसिस्ट ऑफ टू सरफेसेस, एक स्क्लेरल सरफेस, एक आइरिडियल सरफेस। From the iridial surface 70 ciliary processes are arises called as fiber of zonules, which contain network of capillaries which secrete aqueous humor. Aqueous humor में ascorbic acid भी होता है। ascorbic acid, देखो एसिड मतलब बैक्टीरिया को किल करने वाला, दैट इज बैक्टीरियोसाइडल होते हैं एसिड। न्यूट्रिशन करने के लिए उसको ग्लूकोज भी होता है और उसमें फ्रुक्टोज भी होता है, इसलिए यह एक फ्लूइड है। देखो अपन जो ऑर्गन पढ़ रहे हैं
वो वैसा दिखने को भी छोटा है और अंदर से उसके बहुत सारी बारीक बारीक बातें हैं, इसलिए 100 साल तक की तुम्हारी आंखें देख सकती। मतलब आंखें अंदर से बहुत माइक्रोस्कोपिक है, तो आपकी थिंकिंग भी माइक्रोस्कोपिक होना। आप अगर बोलेंगे कि भाई 11th-12th में आई बॉल में 3 कोट पढ़े थे उतना हो गया, वैसा नहीं चलता। आपको अंदर का जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है, क्योंकि कौन सा MCQ कब कहाँ पे फेंकेगा कोई बोलते नहीं आता। समझ में आया? यस, दैट इज जब तुम कोई भी बारीक चीज देखते हो तब प्यूपिल छोटा होता है, प्यूपिल एकदम छोटा होता है। उतनी ही ऑब्जेक्ट तुम्हारे आंखी के अंदर, उतने ही लाइट के रेस तुम्हारे आंखी में से जाके बराबर लेंस पे गिरते हैं, और लेंस उसको सेंटर देके रेटिना में जहाँ पे रॉड्स एंड कोन सेल रहते हैं, जिसको आप फोटो रिसेप्टर बोलते हो, वहाँ पे गिरते हैं। और वहाँ से फिर ऑप्टिक नर्व इम्पल्स लेके ब्रेन को लेके जाएगी, और फिर वो आगे विजुअल पाथवे में जाके पोस्टीरियर लोब ऑफ सेरेब्रम दैट इज ऑक्सीपिटल लोब में जाएगा। वहाँ पे तुम्हारा विजुअल सेंटर है। जाते समय बहुत चीज़ें मिलेगी। ऑप्टिक नर्व पहले ऑप्टिक काइज़मा बनाएगा, ऑप्टिक काइज़मा के बाद में थैलामस की लैटरल जेनिकुलेट बॉडी मिलेगी, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के बाद में मिड ब्रेन का सुपेरियर कॉलिकुलाई मिलेगा, और सुपेरियर कॉलिकुलाई से आखिरी थर्ड मोटर न्यूरॉन जब बनते हैं तो वो बनता है एरिया 17 इन द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरेब्रम। इसका मतलब वहाँ पे जाके तुम्हारी इमेज गिरती है, और फिर आपको पता चलता है कि मैंने क्या देखा, कितने दूर का देखा, कितने नज़दीक का देखा, कितना छोटा देखा, कितना बड़ा देखा, कितना ऊंचा देखा, कितना डेप्थ में देखा। समझ में आया? यस, इसका मतलब बात ऐसी है कि तुम्हारे आँखी में जो भी रेज जाती है वो कितनी, जब आप बड़ा बड़ा देखते हो तो तुम्हारी प्यूपिल बड़ी रहती है। अगर आप एक निडल में थ्रेड डाल रहे हो तो आप बराबर निडल में जितना होल है वहाँ पे तुम्हारी नज़र रखते, मतलब तब तुम प्यूपिल को छोटा करते। प्यूपिल एक एडजस्टेबल गैप होती है दो सर्कुलर कर्टन के बीच में, दो आयरिस के बीच में। समझा? यस। अब आपको एक्वियस ह्यूमर के कंटेंट में एस्कॉर्बिक एसिड रहता है, ग्लूकोज रहता है, फ्रुक्टोज रहता है, क्योंकि नरिशमेंट भी करना है एक, और एंटीबैक्टीरियल नेचर भी रखना है, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में जहाँ पे ब्लड रहेगा वहाँ पे WBC जाएगी, वहाँ पे WBC गई तो वहाँ पे फैगोसाइटोसिस होएगी, तो इन्फेक्शन कवर होएगा। मतलब कॉर्निया स्क्लेरा का मोस्ट ऑफ द पार्ट अवस्कुलर है, इसलिए उनको अगर प्रोटेक्शन लगता है उनको तो WBC नहीं पहुँचेगी। इसलिए देखो स्क्लेरा के नीचे पूरा ब्लड वेसल की कोटिंग बना दी, उसको कोरॉइड बोलते हैं, और कॉर्निया के सामने कोरॉइड नहीं आया तो वहाँ पे तुम्हारा एक्वियस ह्यूमर भेज दिया। जो एक्वियस ह्यूमर आयरिडियो कॉर्नियल जंक्शन से कैनल ऑफ स्क्लेम में जाता है, और कैनल ऑफ स्क्लेम से एंटेरियर सिलियरी वेन्स जो होती है इम्प्योर ब्लड में मिल जाता है। जितनी भी गंदगी ले ली वो पूरी की पूरी गंदगी इम्प्योर ब्लड में जाके लंग्स में जाके फिल्टर हो जाता है। समझा? समझा? यस। अब इसके बाद तुम्हारा तीसरा टॉपिक है आइरिस। अभी बोर्ड पे जगह नहीं है, लेकिन हम एक बार तुमको बता देते हैं कि आइरिस एक्चुअल क्या है। पहला सेंटेंस आपको कॉमन सेंस है। पहला सेंटेंस आएगा, आइरिस इज द एंटेरियर पार्ट ऑफ यूवियल ट्रैक्ट। जैसा कोरॉइड इज द पोस्टीरियर पार्ट, सिलियरी बॉडी इज द मिडल पार्ट, आइरिस इज द एंटेरियर पार्ट। ये कॉमन सेंस है। दूसरी बात, आइरिस एक सर्कुलर कर्टन है। फिर आप वही सोच रहे हैं, आंखी को कट करने के बाद ऐसा दिखता है। आंखी जब पूरी गोल होगी तो ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा पूरा गोल स्ट्रक्चर होएगा, मतलब ये ऐसा आइरिस ऐसा गोल होएगा और उसके बीच में छोटा सा स्पेस होएगा। तुम अपने आंखी के तरफ देखो ना, कि अगर आप एक आधे पेंटर को आंखी निकालने के लिए बोलेंगे तो आंखी में यहाँ पे वो ब्लैक कलर का बताता है, ये आपका कॉर्निया है, लेकिन बीच में वो एक और छोटा सा वाइट कलर का कोटिंग छोड़ देता है। ये पूरा बंद कर दिया तो तुमको आंखी कहाँ पे देख रही दिखेगा इसमें। मेरे आंखी में देखो, तुमको ब्लैक कलर दिखता है और ब्लैक कलर के बीच में फिर एक वाइट कलर दिखता है। ऐसा लगता है जो लाइट चमक रहा है मेरे आँखी में वो एक बीच में वाइट कलर दिखता है। मैं इधर देख रहा तो मेरी वो वाइट कलर का पॉइंट इधर गया, ऊपर देख रहा तो ऊपर गया। इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे तो भी गैप है। तो ये जो गैप है ये तुम्हारे दो आइरिस के बीच में का प्यूपिल होता है। जिधर तुम देखते हो वो प्यूपिल में से लाइट की वेव्स आप कलेक्ट करके
लेंस पे फेंकते हो, लेंस उसको सेंट्रलाइज करके रेटिना पे फेंकता है और रेटिना के रिसेप्टर लेके उसको विजुअल पाथवे में फेंक देते हैं। समझ में आया? समझ में आया? हाँ। अब जो बच्चों ने मेरे पास HNF का दूसरा चैप्टर किया है उनके लिए एक बात बोलता मैं, ये अगर ऑर्बिट है, समझो ऐसा सोचो कि एक साइड से मैंने ऑर्बिट निकाला, ये ऑर्बिट में मैंने आईबॉल बताया, यह आईबॉल में मैंने सामने कॉर्निया बताया। यस? तो फेस होने के बाद में मैंने आपको पाल्पेब्रा पढ़ाया था। Palpebra are the movable curtain which protect the eyeball from foreign bodies, and bright light upper palpebra are more movable than lower palpebra. Yes, very good, because it contain a special muscle called as very good levator palpebral superior. मतलब तुम्हारा जो ऑर्बिट होता है वहां से पाल्पेब्रा नीचे गिरता है, ये अपर पाल्पेब्रा है और ये लोअर पाल्पेब्रा है। ठीक है? यस और नो? अब तुम्हारे पाल्पेब्रा के सामने पीछे और आईबॉल के सामने यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, उसको मैंने बताया था कंजंक्टिवा। याद है? दैट इज कंजंक्टिवा आर द थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन व्हिच कवर द आईबॉल एंड इनर सरफेस ऑफ पाल्पेब्रा। द कंजंक्टिवा व्हिच कवर द आईबॉल इज कॉल्ड एज, यस वेरी गुड, इज कॉल्ड एज बल्बर कंजंक्टिवा. The conjunctiva which cover the inner surface of palpebra are called as, yes, palpebral conjunctiva. Bulbar conjunctiva and palpebral conjunctiva joined with each other at the fornix. मतलब तुम्हारी जो आँखी है, अच्छे से गौर करो, तुम्हारी जो आँखी है, समझो ये मेरा आईबॉल है राइट साइड का, ये आईबॉल के सामने एक एकदम थिन लेयर बैठी हुई है, उसको बोलते बल्बर कंजंक्टिवा. मतलब जब तुम ऐसा आँखी में ऐसा उंगली डाल के देखेंगे तो आपको पता चलने को होना कि मेरी उंगली मेरे आँखी को लगी नहीं, क्योंकि उसके सामने कंजंक्टिवा है, उसको बल्बर कंजंक्टिवा बोलते हैं. अब देखो इसके सामने एक बल्बर कंजंक्टिवा है, वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब तुम्हारे और मेरे बीच में एक कांच डाल दिया, तुम्हारे और मेरे बीच में कांच है, मतलब तुम मेरे को वैसे के वैसे दिख रहे, मैं आपको वैसा का वैसा दिख रहा. वैसा तुम्हारे आँखी के सामने यहाँ पे एक कंजंक्टिवा है, वो कंजंक्टिवा ट्रांसपेरेंट है जिसका नाम बल्बर कंजंक्टिवा है. तो ये एक बार मैं फिर से निकाल देता. देखो पहला कांच रखे अपन ने, ये है आपका बल्बर कंजंक्टिवा. ओके, बाद में दूसरा कांच आ गया कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया भी ट्रांसपेरेंट है. मतलब अब तुम्हारे और मेरे बीच में एक कांच है, वो बल्बर कंजंक्टिवा हो गया. उसके बाद और एक कांच है, वो कॉर्निया हो गया. मतलब तुम मेरे को दो कांच होने के बाद में भी वैसे के वैसे ही दिख रहे. यस और नो? बाद में फिर ये पहला भी कांच मतलब ट्रांसपेरेंट, ये भी ट्रांसपेरेंट, ये भी ट्रांसपेरेंट, और ये दो आइरिस के बीच में प्यूपिल, वो तो गैपिच है, मतलब सीधा उसमें से जाएगा अंदर. तो तुमको मेरे आँखी में ब्लैक कलर में जो व्हाइट कलर दिखता है वो मेरा प्यूपिल देखता है. कोई ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को अगर आपकी लेंस देखना है तो आपको मालूम है पहले आँखी में एक दवाई डाल देते, 2 घंटे बिठाते, उसको डायलेटर बोलते, मतलब आँखी डायलेट हो जाए, आँखी रिलैक्स हो जाए, आँखी जो सिलियरी मसल्स होती है, प्यूपिलरी मसल्स होती है, वो आँखी को एकदम शार्प रखती है. अरे आईबॉल बहुत बोलने वाली चीज़ है डॉक्टर लोगों के लिए. एक बात बताओ आपको, जब कोई पेशेंट की डेथ हुई कि नहीं हुई ये देखने का है तो डॉक्टर पहले उसका आईबॉल देखता है, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में आखिरी की जान बची है, बस आखिरी की एक कार्डियक साइकिल चालू है 0.8 सेकंड की, बस अभी सामने वाला आदमी मरता, आखिरी की कार्डियक साइकिल चालू है. वो कंडीशन में अगर उसके आँखी में टॉर्च मारे तो भी उसकी सिलियरी प्यूपिलरी मसल्स मूवमेंट करती है, आईबॉल मूवमेंट बताता है. और अगर वो मर गया उसके 1 सेकंड बाद अगर तुम टॉर्च मारेंगे तो आँखें फिक्स रहेंगी. जब आप फॉरेंसिक में पढ़ोगे, दैट इज थैनाटोलॉजी, स्टडी ऑफ डेथ, मतलब आदमी मरने के बाद में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो सबसे पहला चेंज होता है प्यूपिलरी मसल्स की मूवमेंट बंद हो जाती. आँखी ऐसा, अभी अपनी आँखी देखो बरा,
ऐसा लगता क्या कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे ऑर्बिट में ऐसी तरंग रही, फिटो फिट बैठी हुई दिखती है, ऐसा नहीं लगता कि सिंक हो रही करके। मरने के बाद आंखें एकदम ऐसी लगती ऑर्बिट में लटक रही, और आंखी में कितना भी लाइट मारो देयर इज नो मूवमेंट। समझ में आया? यस, दैट इज आंखी डॉक्टर लोगों के लिए बहुत बातें बोलती है। और वैसा भी मैंने अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ पाल्पेब्रा में पढ़ाया था कि बल्बर कंजंक्टिवा क्या करता है, पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा क्या करता है, टोसिस क्या होता है, फॉरेन बॉडी क्या होती है, ट्रॉकोमा क्या होता है, कंजंक्टिवाइटिस, ब्लेफराइटिस क्या होता है, सब मैंने आपको बताया है। ओके, यस और नो? ओके, तो बात ऐसी है, इधर पहले अभी अच्छे से गौर करो, ये भी ट्रांसपेरेंट, ये भी ट्रांसपेरेंट, बाद में तो क्या पीछे, बाद में लेंस भी ट्रांसपेरेंट। फिर क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा कॉर्निया ब्लैक क्यों दिखता? यस और नो? मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारा पूरा ही ट्रांसपेरेंट है लेंस तक के, तो फिर कॉर्निया ब्लैक क्यों दिखता? कुछ कुछ लोगों का व्हाइट भी दिखता, घारे आंखी वाले भी लोग रहते, बराबर है। जापानीज लोगों का, अमेरिकन लोगों का ब्लूइश रहता, जापानीज लोगों का पिंकिश रहता, नेग्रोस पीपल का डायरेक्ट ब्लैक रहता, इंडियन पीपल का ब्लैक भी नहीं रहता, ब्राउन रहता। मतलब ये कॉर्निया तो ट्रांसपेरेंट है, फिर ये कलर क्यों बदल रहे हैं? ये भी तो बात है। तो आप ऐसा सोचो कि तुम्हारे और मेरे बीच में कांच है, वो ट्रांसपेरेंट है, उसके पीछे और एक कांच है, वो भी ट्रांसपेरेंट है। यस और नो? मतलब पहला कांच बल्बर कंजंक्टिवा का ट्रांसपेरेंट, फिर कॉर्निया का वो भी ट्रांसपेरेंट, अब उसके बाद तीसरा एक कांच है, मतलब आइरिस का, वो भी ट्रांसपेरेंट है। अब ऐसा सोचो कि वो तीसरे कांच के तरफ से, उधर से तुम्हारे तरफ से तुमने अगर ब्लैक कलर का ऑयल पेंट मार दिया, बीच में एक होल छोड़ दिया, बाकी पूरा ब्लैक कलर मार दिया, तो अब मैं देखूंगा तो मेरे को तीनों भी कांच में से तुम नहीं दिखेंगे, मेरे को सिर्फ ब्लैक कलर दिखेगा, क्योंकि अब वो मिरर हो गया। जैसा मिरर में आप आपको ही देखते हो, अरे हो ना, जो बीच में होल छोड़ा है उसमें से कोई पीछे आएगा तो वो दिखेगा मेरे को, बाकी आजू बाजू में ब्लैक दिखेगा। तीनों भी कांच नहीं दिखेंगे, अब मेरे को सिर्फ एक ही कांच दिखेगा और ब्लैक कलर का दिखेगा। तुम अगर उधर से पिंक कलर मारते हो तो पिंक दिखेगा, उधर से ब्लू मारते हो तो ब्लू दिखेगा। समझा? मतलब मेरी नज़र जो आर पार जा रही थी, जो ट्रांसपेरेंट था, वो अभी कलर ने रोक दिया, तो अभी वो रिफ्लेक्ट होके वो मिरर बन गया। वैसा ही तुम्हारे आइरिस के पीछे पिगमेंटेड सेल्स होती है। ये पिगमेंटेड सेल्स, आपकी जो पिगमेंटेड सेल्स है, ये पिगमेंटेड सेल्स ब्लैक कलर की है तो आपकी आंखें ब्लैक होगी, ब्राउन कलर की है तो ब्राउन होगी, पिंक है तो पिंक होगी, ब्लू होगी तो ब्लू होगी। और ये जो पिगमेंटेड सेल रहती है आइरिस के पीछे की, ये आपको जेनेटिक आती है, आपके माँ बाप के आँखी के जो भी जीन्स है वो आती है। इसका मतलब तुम्हारे मम्मी पापा की आँखी में पिगमेंटेड सेल कम है तो फिर तुम्हारी आँखें व्हाइट दिखेंगी, मतलब घारी दिखेगी। ज़्यादा पिगमेंटेड सेल है तो ब्लैक दिखेगी, अगर ब्राउन है तो ब्राउन दिखेगी। इसका मतलब अभी आइरिस के रिलेशन में जितनी भी चीज़ें थी वो हमने आपको बताया। आइरिस इज द एंटेरियर पार्ट ऑफ यूवियल ट्रैक्ट। अच्छे से गौर करो, रुको 2 मिनट, समझ में आ रहा? ओवरलोड हो रहा? नहीं। आइरिस इज द एंटेरियर पार्ट ऑफ यूवियल ट्रैक्ट. It is the circular curtain which divide the eyeball into 2 chamber, anterior chamber and posterior chamber. The gap present between iris is called as pupil. Behind the iris there is a pigmented cells are present which maintain the color of eyeball. Okay? समझा? Yes or no? Yes, sir. फिर से एक बार बता था. Iris is the anterior part of uveial tract. It is the circular curtain which divide the anterior part of eyeball into 2 chambers, posterior chamber and anterior chamber. The communication between 2 chambers is called as pupil. Okay? Yes, sir. Just behind the iris there is a pigmented cells are present which maintain the color of your eyeball. Pigmented cells are genetically. इसलिए चाइनीज़ वालों को चाइनीज़ जैसे आंखें आएंगी, जापानीज़ वालों को जापानीज़ जैसे आंखें आएंगी, अमेरिकन को अमेरिकन आएंगी, नेग्रोस को नेग्रोस आएंगी, इंडियन को इंडियन आएंगी।
ओके, समझा? इसी के साथ आपका मिडल वेस्कुलर कोड कंप्लीट हुआ। आज आपको जो भी ब्लैक कलर से लेबलिंग मैंने निकाल के बताई या ब्लू कलर के लेबलिंग बताए, वो 2-3 ही लेबलिंग सिर्फ आपके अलग है, बाकी पूरा रेड कलर का निकाला मतलब ये पूरा ब्लड वेसल से बना है। मतलब आज ऐसा सोचो कि मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट पढ़ाया। अरे भाई ऐसा क्यों सोचते हो आप? मेरे को एक चीज बताओ, आपके नर्वस सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम रहती क्या? आपके कंसेप्ट ही नहीं जाते वहां तक के। ऐसी बॉडी की कोई सिस्टम नहीं रहती जो कोई सिस्टम में नहीं है। आपके ब्रेन में ब्लड वेसल्स है, मतलब ब्रेन में नर्वस सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो आपके हार्ट में भी ऐसे नोड है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में नर्वस सिस्टम है। आपके किडनी में भी ब्लड गया है, मतलब एक्सेटरी सिस्टम में भी सर्कुलेटरी सिस्टम है। मतलब आपके हार्ट का भी एक्सेटरी मटेरियल ब्लड में जाके यूरिन में जाता है, मतलब आपके हार्ट में भी एक्सेटरी सिस्टम है। एवरी सिस्टम ऑफ द बॉडी इज इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। ऐसा नहीं है कि नर्वस सिस्टम अलग है। ब्रेन कितना भी इंपॉर्टेंट हो, सिवाय ब्लड के कुछ नहीं कर सकता, और बॉडी में कोई भी कितना इंपॉर्टेंट हो, सिवाय नर्व सप्लाई के कुछ नहीं कर सकता। और नर्व सप्लाई भी है और ब्लड सप्लाई भी है, लेकिन उसमें तैयार हुए हुए टॉक्सिन्स अगर किडनी नहीं निकालती है तो बॉडी कुछ नहीं कर सकती। दैट इज एवरी सिस्टम इज इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, इजंट इट सो? आर यू एग्री विथ मी? यस, ओके।